नमस्ते, मेरा नाम कशिश बजाज है। मैंने हाल ही में दिल्ली जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन क्रैक करा है। मैंने 31st रैंक हासिल करी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी स्ट्रैटेजी और क्या करे क्या ना करे सारी चीज़ें डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक 2018 बैच CPJ स्कूल ऑफ लॉ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट लिटिगेशन स्टार्ट करी। 2018 में लॉ स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद मैंने कुछ समय तक लिटिगेशन करी। 2020 में जब कोविड आया तो मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से कोचिंग अप की शुरुआत करी। ये मेरा तीसरा दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मैं मेंस एग्ज़ामिनेशन के आगे नहीं क्रॉस कर पाया, लेकिन इस बार सब सही रहा और मैं पूरा एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्लियर कर पाया। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, मेंस एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला है लॉ, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा है जनरल लीगल नॉलेज एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स। और तीसरा है इंग्लिश। तो मैं एक एक करके ये तीनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले लॉ अगर हम डिस्कस करें तो इसके अंदर प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर होते हैं। इसके एडिशन में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे कि इस बार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नया ऐड हुआ था, ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। ये सब्जेक्ट्स सिलेबस बेस्ड होते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के अंदर डिटेल्ड होते हैं कि ये सब्जेक्ट्स आपको प्रिलिमिनरी के लिए करने हैं एंड ये सब्जेक्ट्स आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए करने हैं। तो जब हम प्रिलिमिनरी की बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ, अगर हम सिर्फ अभी लॉ की बात करें तो बेयर एक्ट इज़ एवरीथिंग फॉर यू। बेयर एक्ट के अलावा आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ उससे रिलेटेड जजमेंट्स चाहिए जो कि गूगल पे आसानी से अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें कि लॉ कैसे कवर करना है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको पूरा बेयर एक्ट जो है समझना पड़ेगा, याद नहीं करना। क्योंकि दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का प्राइम फोकस ये नहीं है कि आपने कितना लॉ याद करा है, बल्कि कि आपने लॉ को कितने अच्छे से समझा है। कोई भी सेक्शन हो, जैसे सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट हो, 32(1) ऑफ द एविडेंस एक्ट हो, डाइंग डिक्लेरेशन का हो, या CPC का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन 10 हो, सेक्शन 11 हो, आपको ये नहीं समझना कि सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है, अच्छा मुझे बस इतना याद हो गया। नहीं, वो आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ चाहते हैं कि आप कितना उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। और ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक सेक्शन को, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि जैसे अगर 167 सेक्शन है एविडेंस एक्ट या टोटल जितने भी सेक्शंस हैं एविडेंस एक्ट के आपको सारे याद होने चाहिए, लेकिन आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है उसका पूरा डिटेल में समझ आना चाहिए कि अच्छा मैं लॉ को ये पढ़ रहा था लेकिन ये लॉ इस सेंस में है। वो कैसे करेंगे आप? जहाँ पहले तो आप अपना उस पर फोकस करके समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। अगर तो क्लियर हो जाए और उसके बाद आप टेस्ट तो देंगे ही, तो आप उसके जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है वो करिए। अगर आप फिर भी उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप गूगल पे जाइए, उस सेक्शन को सर्च करिए, उससे रिलेटेड जितनी भी जजमेंट्स हैं उनको सर्च करिए। आप उससे समझ पाएंगे कि मैंने तो ये समझा था और एक्चुअल जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी है वो ये है। ये टेक्निक जो है सिर्फ आपको प्रिलिमिनरी के लिए काम नहीं आएगी, ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काम आएगी। तो ये रही लॉ की बात। अब इसके अंदर दूसरा जो
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में है, दैट इज़ लीगल जीके। लीगल जीके एक नया एड ऑन था इस दिल्ली जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में। पहले जीके, जनरल एंड लीगल दोनों इंक्लूडेड थी इसमें। इस बार अमेंडमेंट करके इन्होंने लीगल जीके ही फोकस करा है। लीगल जीके के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे लाइव लॉ, बार एंड बेंच एंड जनरल गूगल। बस लीगल जीके के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कन्फाइन नहीं करना अपने दिमाग को। अपने दिमाग को आपने ओपन रखना है। जो आसपास आपकी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही है उन पे आप ध्यान रखिए और बस लीगल जीके आपकी पूरी कवर हो जाए। बात रही इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप एक यूनिवर्सल की स्पेसिफिक डीजीएस के लिए इंग्लिश की एक बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी तो जनरल चीज़ें सारी इंटरनेट पे आपके पास एक्सेसिबल है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर द लॉ पार्ट। अब लॉ पार्ट में क्या होता है कि यू हैव टू, आपको जो लैंडमार्क केस है, जो मोस्ट रेलिवेंट केस है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो रीसेंट केस उस सब्जेक्ट पे है, रीसेंट केस पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रिलिमिनरी के एंगल से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे? मैंने जब अपना रेगुलर बेयर एक्ट्स मैंने यूज़ करे, मैंने गो थ्रू करे, तो मैंने रियलाइज़ करा कि उसके अंदर लैंडमार्क केसेस तो अवेलेबल है, लेकिन जो एक चीज़ मेरे को एक पब्लिकेशन एम्बिशन पब्लिकेशन के नाम से है, उसके अंदर उन्होंने लैंडमार्क एज वेल एज जो रीसेंट केस लॉ है, वो दोनों चीज़ें वहाँ पे डिस्क्राइब करी हुई हैं। तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर द जजमेंट पार्ट्स। ये तो रही प्रिलिमिनरी की पेपर की डिस्कशन। अब 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो स्ट्रैटेजी हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि वो आपसे डायरेक्ट सेक्शन वाला क्वेश्चन मिनिमम पूछेंगे। उनका फोकस, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, जैसे इस बार सीआरपीसी के जो हमारे क्वेश्चंस आए वो 4-5 सेंटेंस के क्वेश्चन थे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो स्पीड बहुत ज़रूरी है, और वो स्पीड सिर्फ तभी आएगी जब आपको उसकी थरो नॉलेज होएगी ऑफ द स्पेसिफिक सेक्शन कि ओके, ये सेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है, इसके हर वर्ड का ये इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो ये रही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी। अब सेकंड स्टेज पे आता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का, उसके अंदर 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश जो 250 मार्क्स का होता है। एक सेकंड पेपर होता है सिविल लॉ 1 जो 200 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर होता है सिविल लॉ 2 जो अगेन 200 मार्क्स का होता है, एंड क्रिमिनल लॉ विच इज़ अगेन 200 मार्क्स। तो 4 पेपर मेंस एग्जामिनेशन में हमें करने होते हैं, जो कि सारे 3 घंटे के होते हैं। तो मैं एक एक करके बस बड़े ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि कैसे, तो 4 एग्ज़ाम जो मैंने, जिस हिसाब से मैंने एग्ज़ाम डील करे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात रही जीके एंड इंग्लिश की। जीके के अंदर जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑफ 250 मार्क्स एंड 3 आवर्स ओनली, 3 घंटे का ही एग्ज़ाम है। तो जीके एंड इंग्लिश के अंदर जो टोटल पेपर कंप्राइज करता है, उसके अंदर 2 ऐसे, एक ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, एक प्रेसी राइटिंग, जीके से 1 वर्ड, उसके अंदर रिसेंट जो टॉपिक्स आते हैं उसके 10 मार्कर पैसेजेस, और ऐसे पैसेजेस कह सकते हैं आप उसे, वो आते हैं। तो वो चीज़ कहाँ से पढ़ें? अगेन इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना अपना जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसको आपने देखा है। बस जीके का पेपर सिर्फ उसी पे बेस्ड होता है। अब जैसे इस बारी एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिसेंट
रीसेंट एलिवेशंस हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ जो ऑनरेबल जजेस के 2 जजेस जो उस टाइम पे एलिवेट हुए थे उनका नाम हमसे पूछा। सो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड अब उस टाइम पे यूएस सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी डेवलपमेंट्स थी, तो उससे रिलेटेड भी। सो आपके लिए जीके के लिए ये नहीं कि सिर्फ आपने इंडियन लीगल जीके पढ़ ली और करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो दैट विल बी सफिशिएंट। नो, थोड़ा जो हाईलाइटेड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर्टेनिंग टू लॉ है उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। रही बात ऐसे की, प्रेसी राइटिंग की और ट्रांसलेशन की, तो ऐसे के लिए आप कोई बुक रेफ़र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके ऑनलाइन मटेरियल पे आप रिलाई कर सकते हैं, दैट विल नॉट बी एन इशू। हाँ, वही एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो रीसेंट टॉपिक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉ ओनली बट जनरल जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दीज अगर मैं आज की बात करूं तो ये रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तो अगर नियर फ्यूचर में कभी एग्ज़ाम आता है तो दिस मे बी अ टॉपिक। मैं 100% इंश्योरेंस के साथ तो नहीं कह सकता, बट येस इट कैन बी अ टॉपिक फॉर योर एसे। ट्रांसलेशन के लिए आप डेली आप अपना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, दैट विल बी सफिशेंट। सो ये मैंने पूरा कवर करा जीके एंड इंग्लिश, जो 250 मार्क्स का पेपर है वो। नाउ द सेकंड पेपर इज सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 के अंदर द सब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन ओनली। सो देर आर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे जो आपको रेफ़र करने हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्सेट्रा, ये सारे कवर करने हैं। इसके साथ ही सिविल लॉ 2 है। सिविल लॉ 2 के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड एविडेंस एक्ट सिविल साइड वाला, एंड देन द क्रिमिनल लॉ एग्जाम इज देयर। मैं ये तीनों पेपर की स्ट्रैटेजी जो है वो एक साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है अगेन कि आपने लॉ क्या समझा है। अब जैसे सेक्शन 32(1) मैंने अभी पहले बताया आपको ऑफ द एविडेंस एक्ट है, ठीक है। अब मैं अगर सिविल लॉ 1 की बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर मैं क्वेश्चन कोई डील करता हूं तो सेक्शन 6 हमें सबको पता है कि इज़ द रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक, और हमेशा को हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये नहीं जानना कि सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट की मतलब मैं उसका पूरा रीआइटरेट करके आ जाऊंगा और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट है। सो मेरी स्ट्रैटेजी इसके अंदर क्या रही थी, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो मैंने उसको पहले एनालाइज करा कि ओके ये लॉ भी एप्लीकेबल हो रहा है। अब जैसे कोई क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन था तो मैंने देखा कि इसके अंदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, जिसके अंदर लास्ट सीन थ्योरी भी होगा, इसके साथ मेडिकल एविडेंस भी है, उसकी रेलेवेंस क्या होगी, इसके अंदर टेप रिकॉर्डेड एविडेंस भी है, इसकी रेलेवेंस क्या होगी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक इंक्लूड होगा, नहीं 3 टॉपिक ऑफ लॉ इंक्लूड हो सकते हैं, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए उसे, एक बारी रीड करने पे आपको समझ आएगा कि अच्छा ठीक है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। फिर एक और बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट सीन थ्योरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जो पार्ट ही है वो भी मेरे को डिस्कस करनी है। तो मैंने इसे कैसे डील करा, मैंने सबसे पहले इशू एनालाइज कर दिया। इशू एग्जामिन करने से जो मुझे लगा कि जो एग्जामिनेशन जो मेरा पेपर जो चेक कर रहे हैं उनको ये तो क्लियर हो जाएगा कि ठीक है पर्टिकुलर फील्ड ऑफ जो लॉ है वो तो इनको क्लैरिटी है, लेकिन अब उसके बाद कैसे डील करना है, उसके बाद मैंने उसको लॉ डिस्कस करा। मैंने सेक्शन की एसेंशियल्स तो डिस्क्राइब करे लेकिन एज इट इज़ रीआइटरेट नहीं करा। फिर मैंने उसके साथ उसकी रेलेवेंट जजमेंट डिस्कस करी। एक और चीज़ जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में काफ़ी डिफरेंट है और अच्छी भी है कि अगर आपको उसमें आपको जजमेंट का नाम याद नहीं भी आता है, लेकिन उस जजमेंट में एक पर्टिकुलर सेक्शन कैसे डिस्कस हुआ है और आपको उसका एक्चुअल सार समझ आ गया है और आप अपने वर्ड्स में भी वहाँ लिख के आएंगे, तो वो उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद लॉ डिस्कस करा।
उसके बाद लॉ डिस्कस करने के बाद ये नहीं कि मैंने पूरा बेयर एक्ट मैंने वहाँ पे क्योंकि बेयर एक्ट्स तो हमें वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं, सो दे आर अवेयर कि बेयर एक्ट की अगर कोई लैंग्वेज लिख रहा है तो थोड़ा नेगेटिव साइड पे वो चले जाते हैं। तो मैंने जब लॉ डिस्कस करने के बाद मैंने उसको फैक्ट्स के साथ, देन माई थर्ड हेडिंग वाज फैक्ट्स। सो फैक्ट्स ये पूरे ही वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने, जितने समराइज आप फैक्ट्स कर सकते हैं आपने वो करा, और उसको जो आपने लॉ डिस्कस करा है उसके साथ आपको रिलेट करना है। जब आपने वो फैक्ट्स को अपने लॉ के साथ को रिलेट करके वहाँ एक्सप्लेन कर दिया तो आपका 80% जो आंसर है वो कवर हो गया। लेकिन इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है दैट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने फैक्ट्स के साथ लॉ रिलेट कर दिया होगा और वहाँ पे एक तरह से जिसे कह सकते हैं माइनर कंक्लूजन आपने वहाँ पे भी दे दिया होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंक्लूजन देंगे तो जो सामने चेक कर रहे हैं एग्ज़ाम, उन्हें क्लैरिटी रहेगी, ठीक है दिस इज़ द कंक्लूजन दैट हैज़ बीन अराइव्ड, और उसको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ होती है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, लेकिन डीजीएस दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में जो एक खासियत है वो ये भी है कि अगर आपने लॉ ढंग से समझा हुआ है और अगर आपको याद आ रहा है कि ये जजमेंट मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन आप एक उसके अलग कंक्लूजन पे भी जा रहे हैं, लेकिन वो कंक्लूजन जो है वो बैक्ड बाय लॉ है, तो भी वो अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ही मार्क्स नहीं देंगे, वो भी चीज़ अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ जो दिल्ली जुडिशल सर्विसेज मांगता है। सो ये रही बात पूरे मेंस एग्जामिनेशन की। अब बात आती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज के लिए मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा कि दिल्ली जुडिशल सर्विसेज आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा। बड़ा लिमिटेड टाइम होता है जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है एंड जब हमारी मेंस एग्जामिनेशन की डेट आती है। तो मेरी जो एडवाइस रहेगी टू ऑल द एस्पिरेंट्स वेदर यू आर टेकिंग कोचिंग और नॉट, कि आप अगर डीजीएस दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्री के साथ आप मेंस की तैयारी करिए। वो आपके प्री के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, और जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप रिवीजन कर पाएंगे डायरेक्ट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग कि आप पहले नोट्स बना रहे हैं और फिर उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे मेरी सजेशन ये रहेगी आप थोड़े घबराहट में भी आ सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा अगर आप मेंस के लिए साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस। तो ये अब उसके लिए हम रिसोर्सेज क्या करें। रिसोर्सेज हमारी जो रेगुलर बुक्स हम रिलाई करते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड के लिए सीके टकवानी बुक है, और आईपीसी के लिए केडी गौर है, एविडेंस के लिए अवतार सिंह है। आप ये सारी रिसोर्सेज जो जर्नली हम कॉलेज में भी यूज़ करते हैं, रिलाई करते हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करें, अगेन लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं कैसे इसे लीगल कैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ समझूं, तो आप इंडियन कानून जो एक फ्री लीगल डेटाबेस है, आप वहाँ पे जाके एक स्पेसिफिक जजमेंट सर्च कर सकते हैं। अगर आप वो जजमेंट पढ़ेंगे तो उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो मोस्ट रेलेवेंट लॉ है वो आपको वहाँ पे कोटेड मिल सकता है, एंड सेकेंडली आपको अपने आंसर राइटिंग में भी वो हेल्प करेगा कि एक्चुअली फ़्लो क्या होना चाहिए। और आंसर राइटिंग के लिए एक और सजेशन मेरी ये रहेगी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट्स जो है वो भी आप पढ़िए। उसके अंदर भी वो जो लैंडमार्क केस होता है वो रिलाइड होता है, और ऊपर से साथ के साथ आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मेरे को आंसर फ्लो कैसा होना चाहिए एज अ जज। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। अब चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या फिर वो मेंस एग्जामिनेशन हो, आपने अगर उसको ढंग से अपने बेयर एक्ट्स या आपकी जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आपने पढ़ लिया, तो उसको टेस्ट करने के लिए जो एक एडवाइस रहेगी टू ऑल द एस्पिरेंट्स वो ये है कि मॉक टेस्ट ज़रूर दें। जितने भी अब जैसे मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से कोचिंग करी, तो मेरे को रेगुलर बेसिस पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी मॉक टेस्ट मिलते रहे, एंड जब मेरा मेंस के टाइम पे जब मेरे को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी थी तब भी मेरे को मॉक टेस्ट
प्रोवाइड करे गए, जिसके मेरे जो आंसर लिख के मेरे को इनपुट्स भी मिले। तो मॉक टेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वो आप सिर्फ ये नहीं है कि आप किन्ने कर लिया, चलो आपको पता चल गया कि ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं। उससे फ़ायदा ये होगा जब आप एक 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो 10 क्वेश्चन एक्चुअली गलत हो क्यों रहे हैं। मैंने लॉ समझा था ए सेंस में, वो लॉ भी बी सेंस में भी है। और मे शैल जो ये वर्ड्स का डिफरेंस है, यही सारा डिफरेंस वहाँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मैटर करता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जितने भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं वो आप दीजिए। एक और चीज़ जो दिमाग में आती है कि फ्री रिसोर्सेज के ऊपर हम क्या रिलाई करें या ना रहें, जो कि गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे, बेसिकली इंटरनेट पे अवेलेबल है। रिलाई करने में कोई इशू नहीं है, दोज आर वेरी रिसोर्सफुल। आप लीगल जीके हो वो आप वहाँ से पढ़िए, करंट अफेयर्स सारे अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ, कई जगहों पे तो आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, जो मॉक टेस्ट है एक तरह से, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो आप प्लीज़ वो भी जितना हो सके, मॉक टेस्ट देने से आपकी लॉ की इंटरप्रिटेशन का जो स्फेयर है वो बढ़ता ही जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी कि मैंने इस सेक्शन को 10 तरह से मैंने पढ़ा हुआ है और 10 तरह से मेरे को क्वेश्चन इसके पता है। तो वो आपके लिए बहुत रिसोर्स, और वो टाइम बचाएंगे आपके। तो टाइम कम लगने से बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, अगर आप अपने मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी प्री के साथ ही कर लेते हैं तो आपको जो स्ट्रेस होता है कि मुझे क्या 16 घंटे पढ़ना है, क्या मुझे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा डीजेएस के लिए, वो नहीं रहेगा। आप अगर दिन में 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन वो 8 से 10 घंटे के अंदर सिर्फ फोकस आपका लॉ एंड दिमाग में सिर्फ एक चीज़, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, सिर्फ ये होनी चाहिए। ना मुझे मेरे फ़ोन से मतलब है, ना मुझे मेरे किसी और चीज़ से मतलब है। सिर्फ मेरे से जो मतलब है वो है मेरी तैयारी फॉर दिल्ली जुडिशल सर्विसेज। अगर आप 8 से 10 घंटे भी कर लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा मैं तभी पढ़ने बैठूँगा, नहीं। आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है, तो मैं आज से ही दिल्ली जुडिशल सर्विस के लिए अपना टाइम शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूँगा। और मैं 8 से 10 घंटे रोज़ जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं, पहले मैं कुछ दिनों के लिए उन पे फोकस करूँगा, फिर जैसे ही मेरा फ्लो बन जाएगा देन मैं लीगल जीके भी और इंग्लिश भी एंड जितनी भी सारी चीज़ें मेरे को टॉपिक्स कवर करने हैं मैं सारे कवर करूँगा, ताकि जिस दिन नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट आए दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की प्री की डेट से पहले जब आए तो मेरे को सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। मेरे को कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो, हाँ अनटिल अनलेस कोई नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो मेरी साइड से छूटा हुआ हो। तो मेरी जो टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक सलाह रहेगी वो यही रहेगी कि आप प्लीज़ अभी से शुरू कर दीजिए। पेपर का इंतज़ार मत करिए कि डेट आएगी तो मैं प्री के लिए या मेंस के लिए मैं तब पढ़ना शुरू करूँगा। ऐसा थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है आपके लिए। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद मेंस एग्जामिनेशन, एंड मेंस एग्जामिनेशन के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है इंटरव्यू की। अब मैंने इस वीडियो में कई बार आपको बताया है कि वो लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आपकी टेस्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी एंड मेंस एग्जामिनेशन में भी टेस्ट कर ली है। अब बात आती है कि इंटरव्यू स्टेज पे कैसे प्रिपेयर करें, या इंटरव्यू के लिए क्या हमें पढ़ना है और क्या आगे करना है। सो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट हाउ आप कितने कंपोज्ड हैं। कंपोज मतलब कि आप कितना अपने आप को शांत रख सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हाँ ये क्लियर है कि वो आपसे डायरेक्ट लीगल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। इस बारी जो इंटरव्यू हुआ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने पर्सनालिटी बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। द मोमेंट आई सैट डाउन, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज pertaining to criminal law. 2-3 judgments were asked from me, और मेरे को उसमें से 2 तो पता थे, तीसरा का आंसर मेरे को नहीं पता था। तो मैंने बड़ा क्लियरली बोला, सॉरी सर,
I do not recall the specific proposition of law at present. And they were appreciative, क्योंकि वो वहाँ पे लॉ टेस्ट नहीं कर रहे. उन्हें पता है कि अगर आपने ये क्लियर करके आए हैं मेंस एग्जामिनेशन दिल्ली जुडिशल सर्विसेज का, तो उन्हें क्लियर है कि हाँ जी इसे लॉ तो पता है. उनका जो मोटिव है वो मोटिव यही है सिर्फ कि आप एक स्ट्रेस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे कर पा रहे हैं, आप काम है, कंपोज्ड है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपकी जो मार्किंग है वो होती है. क्योंकि अगर आपने घबराहट में आंसर दिया तो वो थोड़ा सा उनके इम्प्रेशन जो है वो नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है. तो मेरी जो इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी रही, मैंने लॉ के लिए जितना मैंने मेरे जो नोट्स थे जो मैंने मेंस के लिए बनाए थे, मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रशिंग, क्योंकि आप अभी मेंस पढ़ के आएंगे तो सब कुछ फ्रेश होगा. तो जो मेरी स्ट्रैटेजी रही, मैंने थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करा जो मेरे अपने नोट्स थे. साथ ही साथ मैंने अपने आप को बाकी सारी चीज़ों में भी मैंने ध्यान दिया. जैसे मैंने कोई फिक्शन बेस्ड बुक पढ़ी, मैंने नॉन लीगल जो बुक्स है, लेजर रीडिंग हम जिसे कहते हैं, मैंने वो भी करी. तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से जिस हिसाब से आपने अपने आप को मेंस के लिए स्ट्रेस्ड आउट करा हुआ होगा वैसा फिर से आपको करना है फॉर इंटरव्यू. नहीं, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे सिर्फ शांत रहना है, और शांत रहते रहते आपने जितना रिवीजन करनी है सिर्फ उतनी ही ज़रूरत है. तो शांत रहते रहते आपने थोड़ी सी अपने लिए रिवीजन करनी है. और उसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मॉक इंटरव्यूज़. आप अगर कोई कोचिंग ले रहे हैं और अगर आप कोचिंग नहीं भी कहीं से आपने ली, तो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एम्बिशन लॉ ही है, वो आपको फ्री मॉक इंटरव्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं. तो आप प्लीज़ वो मॉक इंटरव्यूज़ के जो सेशंस हैं वो दीजिए. और कितने देने हैं ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरव्यू प्लेसमेंट कैसे है. जैसे अगर आपका फर्स्ट डे इंटरव्यू है तो क्या पता जो जिसका 30th डे पे इंटरव्यू है वो आपसे ज़्यादा दे पाए. तो द क्वांटिटी डज नॉट मैटर, बट आपने जो मॉक इंटरव्यू में आपको जो इनपुट्स मिले, आपने उस पर कितना डेवलप करा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा. और उसके बाद आपने जो इम्प्रूवमेंट उस पर शो करी है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी. तो ये इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी थी कि मैं अगर उसे समराइज़ करूँ, बी काम एंड कंपोज्ड, डू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इन एडिशन टू लॉ, एंड थर्ड, गो फॉर एज मैनी मॉक इंटरव्यूज़ एज यू कैन. सो ये रही मेरी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी. अब जैसे कि मैंने तीनों स्टेजेस, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करा. अब मेरी इस जर्नी में मेरे को क्या क्या सबक मिला, क्या क्या सीख मिली. सबसे पहली जो सीख मेरे को जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये थी कि आप डेविएट मत होइए. आएगा कई बार वो डाउट आएगा कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन क्या होगा या नहीं होगा. आपको बिल्कुल ये नेचुरल है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है. ये मेरे साथ भी हुआ था और मेरे कॉलीग्स के साथ भी हुआ था. लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, एंड द गोल इज़ दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, वो अचीव करना है, दिमाग में एक बार बना लिया आपने कि मेरे को दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में क्लियर करके एक जुडिशल ऑफिसर बनना है, तो देयर कैन नॉट बी एनी थिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू. तो डेविएशन मत आने दीजिए, डिटर्मिन्ड रहिए. और ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि नहीं, अब नहीं, मैं नहीं कर रहा, फिर से मैं छोड़ रहा हूँ. थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, रीथिंक करिए कि आपने ये क्यों जर्नी लेने के लिए क्यों सोचा था. जब आपको वो इनिशियल पॉइंट फिर से रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा, नहीं मैं अब नहीं इसे छोड़ सकता. तो ये चीज़ बड़ी, टाइम मैनेजमेंट जो मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस करी, ज़रूरी नहीं है 16 से 18 घंटे पढ़ना, 8 से 10 घंटे भी, लेकिन वो 8 से 10 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आप बस अपना फोकस्ड हैं कि आज मेरे को ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स, फिर मेरे को ये सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स एंड दिस ये करने हैं. तो आप एकदम राइट ट्रैक पे रहेंगे और फिर आपको कोई, जब चाहे वो प्री का टाइम हो चाहे वो मेंस का टाइम हो, कोई इशू नहीं आएगा. एक और ज़रूरी चीज़ जो मैंने इस जर्नी में समझी वो थी कि जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम बात करना बंद कर देते हैं. मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपनी फैमिली, आप अपनी फ्रेंड्स से बात करें, क्योंकि जब आप वेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ठीक है, मैं आपको रिलैक्स फील होगा.
और जो सामने से इनपुट आएगा वो भी आप कंसिडर करें, क्योंकि वो बड़ा वैल्यूएबल होगा, बिकॉज वो आपके साथ रहे हैं, आपकी फैमिली साथ रहे हैं, उन्होंने देखा है आपको। तो प्लीज़ वो चीज़ भी मेरी साइड से रिकमेंडेड रहेगी फॉर जो मैंने सीखा एक तरह से ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। एंड जब मैं ये कर रहा था तो जो भी मेरे दिमाग में जब भी डाउट आता था तो मेरे सिर्फ एक छोटा सा कोट था मेरे दिमाग में, आपने जब अपने दिमाग में सोच लिया कि होना ही है तो देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट। सो प्लीज़ मेक दिस योर मोटो, प्लीज़ मेक दिस योर वॉलपेपर दैट हो जाएगा, होना ही है। That is what I did and that is what I'll recommend to all the viewers. So that is all that my journey has been and I've shared. I think ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, it helps you out in all the upcoming examination, irrespective of आप कौन से स्टेट के लिए अपेयर कर रहे हैं। And I'm thankful to Delhi Knowledge Track for providing me the opportunity कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। So I think that will be all from my side. Thank you so much for this opportunity.